नमस्कार बच्चों, झांसी की रानी इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से रानी अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध लड़ रही थी। अगले परिच्छेद में इस सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई इनकी मृत्यु होती है। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग के एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अब देखिए हुजूर का अर्थ क्या होता है कि अश्वारोही या घुड़सवार। घुड़सवार पर अंग्रेजों के जो सैनिक थे रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि जुई को मार डाला था जो तोपखाने पर डटी हुई थी, उसके बाद उसने हुजूर के साथ तलवार से युद्ध किया था। उन लोगों को लगा होगा कि कोई व्यक्ति होगा या पुरुष होगा, लेकिन वहाँ पर वो देखते कि एक सुंदर युवती थी और मृत्यु के बाद भी उसके ओठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। अब रानी को जुई के बारे में समाचार मिल गया था, तो उसने तोपखाने पर किसी और सैनिक के प्रबंध कर दी। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। अब एक तरफ सारे आक्रमण शुरू हो गए थे, तो ब्रिगेडियर स्मिथ ने क्या किया, उसके द्वारा छिपे हुए जो पैदल सेना थी उसको छिपे हुए स्थान से निकाला और आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। वे संगीने सीधी के रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर दो पार्श्वों से झपटे। संगीन का अर्थ होता है कि एक प्रकार का नोकदार हथियार होता है। तो उन जो पैदल सैनिक थे उन्होंने संगीन के सहारे, नोकदार जो हथियार होते हैं उसके सहारे युद्ध करना आरंभ कर दिया था। रानी के पीछे उन्होंने दो अलग अलग पैदलों से पैदल सैनिकों से आक्रमण करवाना शुरू कर दिया। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन दिया। एक तरफ देखिए जो पेशवा की पैदल सैनिक थे वह घबरा गए वहाँ पर, लेकिन रानी ने उनका उत्तेजन बढ़ाया, प्रोत्साहन बढ़ाया। परंतु उनके और उस भागते हुए पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजूरों के घोड़े आ चुके थे। अब देखिए एक तरफ रानी प्रोत्साहन भी दे रही थी अपने सैनिकों को, पेशवों के सैनिकों को, लेकिन उसी बीच में क्या हो गए, उन दोनों के बीच में गोरों के संगीन नोकदार हथियार धारण किए हुए पैदल सैनिक भी आ गए थे और घोड़ेसवार पर या अश्वारोह पर जो युद्ध करने वाले सैनिक थे वह उन्होंने भी बीच में आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की कड़ाबीने संगीने और तोपे पेशवाई सेना का संहार कर रहे थे। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों की जो युद्ध करने की जो सामग्री थी वह भारतीय सामग्री से बहुत ही कुशल थी। वहाँ पर सैनिकों को कुशल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारे जो सैनिक थे उनके पास नहीं ज़्यादा युद्ध करने के लिए जो सामग्री होती है वह रहती थी और सैनिकों को ना ही किसी प्रकार के ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी कारण कभी कभी युद्ध में इस प्रकार का संहार होता था और उन्हें हारना पड़ता था। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। अब देखिए बहुत ही जोरदार युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि पेशवाई सैनिक जो थे वह अंग्रेजों सैनिकों के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। अंग्रेजी सेना ने बाढ़ की तरह उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और इसी कारण पेशवा की 2 तोपें भी छीन ली गई और पेशवा की सेनाओं का संहार भी होने लगा। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। अब देखिए सब लोगों को रानी की सुरक्षा बहुत ही महत्व लग रही थी उस समय, क्योंकि उनकी जो प्रमुख थी उस समय, लीडर जो थी, नेता जो थी, वह रानी थी और रानी को किसी भी हालत में उनको अंग्रेजों से बचाना था। रानी की रक्षा के लिए जो उनके सैनिक थे, लाल कुर्ते पहना हुए जो सैनिक थे, वह अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखला रहे थे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय और तलवार तो मानो उनको ईश्वरीय देन थी। किसी भी प्रकार से जो भी युद्ध हो रहा था उस सारे प्रकार के युद्ध से, चाहे वो कड़ाबीन का आक्रमण हो,
संगीन का आक्रमण हो या तलवार का आक्रमण हो, लेकिन रानी के सैनिक सब का डटकर मुकाबला कर रहे थे। तलवार तो उनके लिए मानो ईश्वरीय देन थे, तलवार में तो वो बहुत ही निपुण थे। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन बरदार पैदल थे, परंतु उन बचे कुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाए। अब देखिए, एक प्रकार से बहुत रानी भी अपने जो दूसरे सैनिकों को प्रोत्साहन और देने के लिए बढ़ रही थी, उत्साह बढ़ाने के लिए, और वह एक एक करके अंग्रेजों सरकार के जो सैनिक थे उनको लांघ कर आगे बढ़ रही थी, जिससे कि उसको विजय हासिल हो जाए और अंग्रेज सैनिक उस तक ना पहुंच पाए। और इसी बीच में जो अंग्रेजों के बहुसंख्यक जो हुजूर थे, अर्थात घोड़े पर युद्ध करने वाले जो घुड़सवार या अश्वारोही थी, वो भी, और दूसरी तरफ संगीन पैदल चलने वाले सेना भी अंग्रेज सरकार के बीच में आ रहे थे और इस प्रकार रानी को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। परंतु उन बचे कुचे लाल कुर्ती वीरों ने क्या किया था, अपने तलवारों की आड़ में उन अंग्रेजों के बहुसंख्यक जो अश्वारोही थे और संगीन धारण के वे जो पैदल सैनिक थे, उनको बीच में ही रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन पर आक्रमण करते जा रहे थे। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया था। अब अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन्होंने रानी को आगे बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन फिर भी रानी क्या कर रही थी, युद्ध करके अपने आप को रास्ता निकाल रही थी। घोड़े की लगाम को उसने एक तरफ अपने दांतों में थाम लिया और दोनों हाथों से तलवारों के द्वारा वह अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर से सोनरेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर जब वो आगे मार्ग बना रही थी तो उसी समय सोनरेखा नाम का एक बहुत बड़ा नाला आया था और नाला लांघ कर उसे बाबा गंगादास की कुटी के ओर जाना था, क्योंकि वहाँ पर दक्षिण और पश्चिम की ओर पेशवाई पैदल पलटन थी और उनको भी आक्रमण से बचाना था और आगे बढ़ना था। मुंदर रानी के साथ थी। मुंद्राबाई जो थी रानी की सहेली थी, वह अंतिम समय तक रानी के साथ ही थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख भी थे। एक तरफ देखे सारे और जो मेन रानी के जो सैनिक थे, अधिकारी जो थे, वह रानी के इर्द गिर्द में ही थे, रानी की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। मुंदर और रघुनाथ सिंह को भी आज का दिन उनको अंतिम दिन लग रहा था, इसीलिए वो किसी भी हालत में रानी को बचाना चाहते थे। रानी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आना देना चाहते थे। इसीलिए मुंदर तो रानी का साथ नहीं छोड़ रही थी। उसे इर्द गिर्द में रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख भी थे। पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार थे। अवशिष्ट मतलब बचे हुए जो कुछ सैनिक थे, पैदल सवारी करने वाले या युद्ध करने वाले जो सैनिक थे, वह बचे हुए थे। तो कुल मिलाकर अब रानी के जो सैन्य में थे उसमें संख्या कम होती जा रही थी। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट कर उस घेरे को कम करते जा रहे थे। अब देखिए, रानी के इर्द गिर्द में जो भी उनको बचाने के लिए जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उन पर अंग्रेज सरकार क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। चारों तरफ से रानी को घेर डाला था और सिमट कर एक एक करके इस घेरे को कम करते जा रहे थे। परंतु रानी की दुहत्तु तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी, लेकिन रानी भी पीछे नहीं हट रही थी। अपने दोनों हाथों से एक समय ही दोनों हाथों से तलवारें चला रही थी और अपने आगे जाने के लिए मार्ग निकल रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्यानी, रोहेली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यू पर प्रहार किया। अंग्रेजों ने जो व्यू का अर्थ क्या होता है कि सैनिकों के युद्ध भूमि में उपयुक्त स्थान पर रखा जाता है कि जिस पर आक्रमण ना कर जाए। तो ऐसे जो अंग्रेजों ने व्यू रचना की थी, अपने सैनिकों को छिपा कर रखा था, वहाँ पर क्या किया था, तात्या ने अवध में और रोहेली में जो सैनिक छुपाए हुए थे अंग्रेजों के, उस व्यू पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तात्या कठिन से कठिन व्यू में होकर बच निकले,
कि रण विद्या का पारंगत पंडित था। आप तात्या टोपे के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर इनके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो तात्या टोपे तो रण विद्या में पारंगत पंडित थे ही। वह किसी कौन से भी कठिन से कठिन व्यू से वह आसानी से निकल सकते थे। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था, तो इस प्रकार अब अंग्रेजों के कुछ जो मेन अधिकारी थे, मेन सैनिक थे, वह तात्या के पीछे लगे हुए थे और सूर्यास्त होने का कुछ समय बाकी था। अब आप लोगों को पता होता है कि सूर्य का उदय होते युद्ध शुरू हो जाता है और सूर्यास्त होने के बाद युद्ध बंद कर दिया जाता है। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गए। तो अब देखिए, इस प्रकार से अंग्रेज सरकार के जो भी सैनिक थे, अंग्रेजों के जो भी सैनिक थे, उन्होंने एक एक करके रानी के लाल कुर्ती वाले जो पैदल चलकर जो सैनिक थे, सेना थे, उनको एक एक करके मार दिया था। अब रानी के कुछ गिने चुने ही सरदार बचे थे, केवल 4 ही सरदार बचे थे और उनके 2 तलवारें उनके पास थी। पीछे से कड़ाबिन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार, आगे कुछ संगीन वाले गोरे पैदल। तो इस प्रकार से चारों ओर से रानी को घेर लिया गया था। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे, अर्थात रानी पर जो भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद अपने तलवार से मार रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बरका करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खड़ाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। तो अब देखिए, उन्होंने जब रामचंद्र देशमुख की तरफ देखे तो रामचंद्र देशमुख पर रानी ने जो जवाबदारी डाली हुई थी कि दामोदर जो उनका दत्तक पुत्र था, उनको रक्षा के लिए कहा गया था देशमुख को। तो देशमुख एक तरफ दामोदर की रक्षा की चिंता में युद्ध भी कर रहा था। तो उस समय रानी को लगता है कि वह कहीं ना कहीं संकट में आ सकता है, इसीलिए देशमुख की सहायता के लिए रानी ने मुंदर को इशारा करके वहां पर जाने के लिए कहा और खुद है ना संगीन के साथ दोनों हाथों की तलवारों से खड़खड़ाट कर रहे थे। जो संगीन अधिकारी जो थे, अंग्रेजों की जो संगीन धारण के जो शत्रु पक्ष के सैनिक थे, उन पर अपने दोनों तलवारों से युद्ध करती जा रहे थे। एक संगीन भारधार की हुल रानी के सीने के नीचे पड़ी। लेकिन अब देखिए, बहुत ही दुखद यह बात थी कि संगीन जो पैदल सैनिक थे जिनके पास संगीन था, उसका एक टोक रानी के सीने में लग गया। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म कर दिया। हुल करारी थी परंतु आते बच गए। उस समय रानी ने अपने तलवार से जिसके द्वारा उनके सीने में चोट लगी थी उसको तो वहां पर मार दिया, लेकिन उसकी जो चोट थी बहुत ही करारी थी, बहुत अंदर लगी हुई थी, सिर्फ आते बच गई थी। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव बनने जा रही हूँ। रानी का खून बह निकला। अब रानी को लगा था कि अब स्वराज्य कुछ ही समय में हमें मिलने वाला है, हमारा मातृभूमि की रक्षा होने वाली है और इसीलिए वह खून बहाने के लिए किसी भी पीछे से आगा पीछा नहीं सोचते। उस संगीन बरदार को खत्म होते ही बाकी भाग गए। रानी आगे निकल गई, उनके साथी भी दाएं बाएं और पीछे। 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पीछे आते हुए, अब जो भी साथी बचे हुए थे वो रानी के पीछे आ रहे थे और उनके पीछे अंग्रेज सरकार के सैनिक घुड़सवार पर पीछे आक्रमण करते हुए आ रहे थे। रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पाए। अब देखिए, रानी को लग रहा था कि शायद उनकी मृत्यु नजदीक आ रही है और इसीलिए रघुनाथ सिंह को कहते हैं कि किसी भी हालत में मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा देह अंग्रेज का कोई भी सैनिक मुझे ना छू पाए, उनके हाथों में मेरा देह नहीं मिलना चाहिए। मृत्यु के पश्चात मुझे ऐसे स्थान पर आप रख देना कि किसी भी हालत में मेरे पार्थ शरीर को, मेरे मृत शरीर को अंग्रेज हाथ न लगा पाए। मैं जीवित थी तभी भी उनके हाथों में न लगी, मरने के पश्चात भी वो चाहती थी कि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहिए। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया, वह और भी जोर से लड़ा। अब देखिए, रानी की इस अवस्था को देखकर गुल मोहम्मद के अंदर विद्रोह की भावना और उत्साह के साथ भड़कने लगी और जोर शोर से युद्ध करने लगा।
एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल एक शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी, मेरी देह भगवान। तो इस प्रकार मुंदर की भी मृत्यु हो जाती है। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा, रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छूने पाए। और वे घोड़े को मुड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारों की बौछार करने लगी। कई कटे, मुंदर को मारने वाला मारा गया। तो अब देखिए यहाँ पर रानी को चोट लगी हुई थी, फिर भी वह हारी नहीं। उन्होंने उस समय भी अंग्रेज सरकार के जितने भी सैनिक थे उन पर आक्रमण कर दिया, तलवारों की बौछार लगा दी, बहुत लोगों की मृत्यु कर दी, कई कटे अर्थात बहुत लोगों को उन्होंने सिर काट दिए। और मुंदर को जिस सैनिक के द्वारा अंग्रेज सैनिक के द्वारा मारा गया था उसको भी मार डाला। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ हो गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए परंतु सब व्यर्थ हो गए। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर उस समय घोड़े ने वो नाला अगर पार कर दिया होता तो शायद रानी कभी भी उनके हाथ में न आती, लेकिन वहाँ पर घोड़े ने नाला पार करने से इनकार कर दिया। रानी के पास कुछ भी आगे बढ़ने का मौका न मिला और इसीलिए शायद उस समय वहाँ पर उन पर आक्रमण हो गए। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनके बाई जंघा में पड़ी। वे गले में मोती हीरों का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुई थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ से तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे झांग तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आ गया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और सवार निकल पड़ा। तो इस प्रकार रानी पर आक्रमण हो गया था। रानी जख्मी हो गई थी। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा। वह 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। यहाँ पर रानी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी। गुल मोहम्मद आगे बढ़ गए, अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर कर दिया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आंख बाहर निकल पड़ी। बहुत ही दर्दनाक ऐसी मौत होती है उनकी। पर इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। सिर कटने पर भी रानी चुप नहीं रही। उसने क्या किया, जिसने आक्रमण किया था उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूटा। उसने 1-2 घायल कर दिया। दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए है। तो गुल मोहम्मद में बचे सारे सैनिकों को शत्रु पक्षों पर आक्रमण कर दिया। कोई वहाँ पर नहीं बचता है। रामचंद्र देशमुख रानी लक्ष्मीबाई के जख्मी शरीर को घोड़े पर ले लेते हैं। दिन भर के थके मांदे भूखे पैसे धूल और खून से सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेरकर कहा, खुदा पाक परवरदिगार, रहम रहम। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी। वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। अगर उस समय घोड़े ने साथ दिया होता तो रानी जख्मी नहीं होती और नहीं शत्रु पक्ष के द्वारा घायल हो जाती। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रूंधा था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। अपनी माता को, रानी लक्ष्मीबाई को घायल देखकर उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव भी रोने लगा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा,
कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद कीजिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह क्या होगा। अब उस समय उनको याद आ गया कि किसी भी प्रकार से रानी साहब के देह, मृत शरीर हो या जीवित शरीर हो, अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहिए। इसलिए वह अपने रानी साहब के देह को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। सापे के छोर से आंसू पोंछे। गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुंचे। तो इस प्रकार से गुल मोहम्मद ने रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को अंग्रेजों के हाथ में न लग जाए, इसलिए बाबा गंगादास की कुटी की तरफ बढ़ गए। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध कैसे किया, इसका वर्णन पढ़ा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।